हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद अपने चैनल द इंग्लिश बाइट्स विद सर अरशद महमूद के सामने आपके सामने फिर हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और महफूज ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज की पहली वीडियो है जो कि मैंने प्रॉमिस की थी कि मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये आपकी ग्रामर को बेहतर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और इस कोर्स की पहली वीडियो को देखते हैं। जी, ग्रामर की डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। द स्टडी और यूज ऑफ द रूल्स अबाउट हाउ वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म एंड कंबाइन विद अदर वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। ग्रामर बेसिकली सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना बताती है। ग्रामर हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है कि जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर उन सेंटेंसेस से हम लैंग्वेज को सीखने में और बोलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। सिंपली अगर मैं आपको कुकिंग के एग्जांपल दूं, तो अगर आपने कोई एक डिश बनानी है तो यू नीड रेसिपी। वो रेसिपी आपको बेसिकली समझाती है कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है अपनी डिजायर्ड डिश को बनाने के लिए। सेम एज इट इज, ग्रामर भी जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाती है कि हम किस तरह लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह लैंग्वेज बना सकते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम ग्रामर को लैंग्वेज की रेसिपी कह सकते हैं कि जिसमें हम सीखते हैं कि लैंग्वेज की डिश कैसे बनाई जाए। कुछ लोगों का ये मौकफ होता है कि लैंग्वेज बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, हम ग्रामर को सीखे बगैर भी जो है वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, और उसके लिए वो नॉर्मली सपोर्टिंग स्टेटमेंट देते हैं कि हम उर्दू भी तो बोलते हैं विदाउट लर्निंग उर्दू ग्रामर। वेरी गुड एग्जाम्पल। लेकिन यहां एक बात आती है कि हम नेटिव स्पीकर हैं उर्दू के, हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां उर्दू नेटिव लैंग्वेज है। तो या तो आप किसी ऐसे एरिया में रहना शुरू कर दें कि जहां की नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश हो, तो देन यू डोंट नीड टू लर्न ग्रामर, इट्स वेरी सिंपल। फिर आप ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट से, उस जगहों से सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी जबान इंग्लिश नेटिव नहीं है, ये आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है, देन यू हैव टू लर्न। फिर आपको उसके प्रोसीजर्स को, उनके रूल्स को, उनके रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो आपसे क्या कहते हैं और आपने उनको यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लैंग्वेज के बेसिक्स को ही समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उसको आप आगे कैसे लेकर जाएंगे। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड है व्हाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर क्यों जरूरी है और ग्रामर हमें किस तरह से मुश्किलात में डाल सकती है, और अगर हम अपनी बात को कहना चाहें तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कहना कुछ चाहें और सुनने वाला उसे समझे कुछ और, या पढ़ने वाला उसे समझे कुछ और। अगर हम जहां लिखें तो यहां पे आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा, लेट अस ईट इमरान। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में लिखने वाला ये लिख रहा कि आओ इमरान को खाते हैं। तो बहुत अजीब सी बात हो गई भाई, इमरान को खाने जा रहे हैं, आदमखोर बन रहे हैं हम लोग। जबकि अगर हम सोचें तो शायद लिखने वाला ये कहना चाह रहा है कि आओ इमरान खाते हैं। यहां पर उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक की, यानी शायद ये भी समझ बैठा कि
ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम ग्रामर को इतनी इंपॉर्टेंस ना ही दें तो अच्छा है, तो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करूं या ना करूं, इट डजंट मैटर। लेकिन आप इस सेंटेंस से देख सकते हैं कि यहां ग्रामर मैटर कर रही है, क्योंकि यहां अगर हम यहां कॉमा प्लेस कर दें, लेट अस ईट कॉमा इमरान, तो फिर जो बात कही जा रही है वो पढ़ने के बाद समझी भी वैसे ही जाएगी कि लेट अस ईट इमरान, कि चलो आओ खाते हैं इमरान। आई एम श्योर कि आपको यहां से कुछ अंदाजा हुआ होगा कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इन द हॉस्पिटल। अगले सेंटेंस को भी मैं आपको दिखाता हूं कि ही इज एट द हॉस्पिटल। यानी इस दोनों सेंटेंस में प्रेपोजिशन का रेफरेंस है, एक में इन यूज किया गया है, एक में एट यूज किया गया है। लेकिन इस प्रेपोजिशन के इस्तेमाल से, इन और एट के इस्तेमाल से टोटल सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो जाता है। यानी ऊपर के सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमें लग रहा है जी रिटन में तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, अगर हम बोलेंगे तो उस पर तो हम कॉमा नहीं बोलते, तो ठीक है, स्पीकिंग में तो ग्रामर को फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन यहां अगर हम देखें कि अगर हम किसी को कहते हैं कि ही इज इन द हॉस्पिटल या हम कहते हैं ही इज एट द हॉस्पिटल, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ही इज इन द हॉस्पिटल, दैट्स मीन वो पेशेंट है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही इज एट द हॉस्पिटल, तो दैट्स मीन वो पेशेंट नहीं है, या तो वो किसी पेशेंट से मिलने गया है या वो वहां का एम्प्लॉय है, नर्स है, डॉक्टर है और वो इस वक्त वहां मौजूद है। तो आप यहां देख सकते हैं कि सिर्फ इन और एट के इस्तेमाल से, कि इन लगाने से और एट लगाने से टोटल सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो गया। तो ये चीज हमें बताती है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर कितनी जरूरी है, कि अगर हम ग्रामर को इग्नोर कर दें तो शायद जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात हम अगले को समझा ही नहीं सकते। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो ही हैज अ एप्पल। बचपन से बच्चा भी इस सेंटेंस को देखेगा तो बोलेगा कि सर यहां तो आ नहीं आता, यहां एन आता है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, हमें ग्रामर बताती है कि आर्टिकल ए कहां यूज करते हैं और आर्टिकल एन कहां यूज करते हैं। तो एप्पल इज गिविंग अस वोल साउंड, तो हम यहां से पहले, इससे पहले ए नहीं लगाते, एन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और लास्ट एग्जांपल को हम देखें, शी हैज एन एप्पल, बिल्कुल ठीक सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है अगर हम सुने इसको। तो अगर हम इस सेंटेंस को सुने कि शी हैज एन एप्पल तो इट्स परफेक्ट, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे तो हम कहेंगे जनाब ये सेंटेंस एस से शुरू हो रहा है, तो ये एस को आपने स्मॉल क्यों लिखा, यहां ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आपके नंबर यहां डिडक्ट हो जाते हैं। ये नंबर आप, ये सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता क्योंकि यहां पे आपने पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखा, यहां पे एस को आपने कैपिटल नहीं रखा। तो इन सेंटेंसेस को स्टडी करने के बाद, इन सेंटेंसेस को समझने के बाद उम्मीद है कि आपको ये तो जरूर समझ आ गई होगी कि ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रामर को क्यों पढ़ना चाहिए, स्पीकिंग में भी और रिटन में भी, दोनों में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट है, रिटन में नहीं है, या सिर्फ रिटन में इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग में नहीं है। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स का एक परसेप्शन होता है कि सर जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें प्रॉपर ग्रामर फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो फिर हम प्रॉपर ग्रामर फॉलो नहीं करते। एट सम एक्सटेंट ऐसा होता है कि कुछ हम चीजों को यूज नहीं करते, थोड़ा सा ग्रामर से डेविएट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामर के रूल्स को बिल्कुल ही आप अवॉइड कर दें, आप बिल्कुल ग्रामर को पढ़ने की कोशिश ही ना करें और आप बोलें कि मैं इसको समझे बगैर ही सब कुछ कर जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको समझाता रहूंगा कि कैसी कैसी गलतियां हम करते हैं और हम ग्रामर को कैसे रूल्स को अंडरस्टैंड करके जबान को आसान कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलें जी, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ग्रामर की दो टाइप्स मैंने लिखी हैं, दो ब्रांचेस कह लें आप, कि क्लासिकल ग्रामर एंड मॉडर्न ग्रामर। अब एक नया लफड़ा पड़ गया कि अभी तो ग्रामर की बातें कर रहे थे
अभी क्लासिकल ग्रामर क्या है और मॉडर्न ग्रामर क्या है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिकल ग्रामर क्या होती है और मॉडर्न ग्रामर क्या होती है और किस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। यहां अगर हम देखें तो क्लासिकल ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ क्लासिकल रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ लैंग्वेज आप जिसे कह लें, उसे आप क्लासिकल ग्रामर कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशन एंड पंक्चुएशन। और टेंसेस में एक्टिव पैसिव लिखा हुआ और डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन मैंने नरेशन के टैग में लिखा हुआ। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन में भी पढ़ते हैं और इनको हम समझने की भी कोशिश करते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं और ये हमें बेसिक लैंग्वेज को सिखाने में बहुत हेल्पफुल रहती है। यानी अगर हम क्लासिकल रूल्स को स्टडी कर लें, क्लासिकल रूल्स को अच्छी तरह से समझ लें, तो फिर यकीनन हम लैंग्वेज की बेसिक्स को बहुत अच्छी तरह ग्रिप कर लेते हैं। क्योंकि क्लासिकल रूल्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, वो सब की सब लैंग्वेज की बेसिक्स को आपको समझाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस में वर्ड कैसे यूज किए जाते हैं, फिर एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, कब एक्टिव सेंटेंस यूज करना है, कब पैसिव यूज करना है। नरेशंस क्या होते हैं, किसी की बात को डिलीवर जब किया जाता है तो वो किस अंदाज में किया जा सकता है, यानी आप उसकी बात को वर्ड टू वर्ड डिलीवर कर रहे हैं या आप अपने अल्फाज में उसकी बात को समझा रहे हैं। फिर पंक्चुएशन की एग्जांपल हमने अभी एक पीछे देखी कि लेट अस ईट इमरान में सिर्फ एक कॉमा गायब था और उस जुमले के मीनिंग ही चेंज हो गए थे। तो ये वो बेसिक्स रूल्स हैं कि जिनको हमने स्टडी करना है ताकि हम लैंग्वेज की बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट टाइप है मॉडर्न ग्रामर, कंसर्न विद द कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब यहां हम एडवांस ग्रामर की बात करते हैं। जब हम मॉडर्न ग्रामर की तरफ आते हैं तो हम एडवांस ग्रामर की बात करते हैं, फिर हम थोड़े से प्रोफेशनल वे में बात करना शुरू करेंगे और फिर हम ग्रामर को और डीप में जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम बाहर निकलेंगे, छोटी छोटी लाइनों से हम बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ से हम बाहर निकलेंगे और फिर हम एक बड़े पीस ऑफ राइटिंग की तरफ निकलेंगे। मॉडर्न ग्रामर में हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को पढ़ते हैं, इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को समझते हैं। यानी हम क्लासिकल ग्रामर में सेंटेंस को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर मॉडर्न ग्रामर में हम उसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं और हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कैसे फंक्शन करते हैं, फिर सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज करना सीखेंगे। फिर सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस की टाइप्स की बात करते हैं कि फंक्शनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। यानी जब सेंटेंस को हम टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो फंक्शन वाइज हम कैसे डिवाइड करेंगे और फिर उसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे डिफाइन करेंगे। और ये चीज हमें हेल्प करती है कि जब हम बहुत लंबी लंबी सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहां हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम श्योर कि आपको मॉडर्न ग्रामर और क्लासिकल ग्रामर का डिफरेंस समझ आ गया होगा जी। तो यहां पे आपको एक चेन नजर आ रही है, लेटर वर्ड सेंटेंस। पहले मिनट से ही मैं ग्रामर के रूल्स की बात कर रहा हूं कि रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें, रूल्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल भी सकें और अच्छी इंग्लिश लिख भी सकें। ये जो आपके सामने एक छोटी सी चेन लिखी हुई है, ये बहुत बेसिक सी चेन है जिसमें बहुत बेसिक सा एक फॉर्मूला आपको बताया गया है कि आप लेटर्स लें, जो कि आपको पता है कि आप बचपन से पढ़ते हैं हम कि A to Z 26 हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स मौजूद हैं और उन लेटर्स को हम मिलाते हैं जब, तो हमारे पास एक वर्ड मिल जाता है और फिर जब इन वर्ड्स के ग्रुप को हम एक मीनिंगफुल सेंस के साथ पेश करते हैं तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि सेंटेंस से फिर हम लैंग्वेज
हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो फिर एक लैंग्वेज सामने आ जाती है। वर्ड और सेंटेंसेस के सफर के दरमियान में बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, मॉडर्न ग्रामर में जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, तो उन तमाम सफर को हम देखेंगे। लेकिन बेसिक लैंग्वेज में हम स्टडी करेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, और फिर सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो यहां हम देखेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं। अ कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर ऑफ द साउंड्स यूज्ड इन स्पीच, एनी ऑफ द सिंबल ऑफ एन अल्फाबेट। अब यहां पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बचपन से देखते हैं कि लेटर हमारे पास A to Z 26 होते हैं। 26 हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A B C D E। इन तमाम लेटर्स का एक प्रॉपर साउंड है। हमारे पास प्रॉपर एक चार्ट है जिसमें हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि A को कैसे बोलना है, B को कैसे बोलना है, C को कैसे बोलना है। और ये भी एक मिसकंसेप्शन है लेटर्स के बारे में कि लेटर्स को नॉर्मली हम समझते हैं कि लेटर्स एंड अल्फाबेट्स आर सेम। ऐसा भी नहीं है। याद रखिएगा कि जो A to Z, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, A to Z का जो ग्रुप है, इस सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं। हम A को अल्फाबेट नहीं कहते। A इज अ लेटर, B इज अ लेटर, C इज अ लेटर, Z इज अ लेटर। अल्फाबेट नहीं है। अगर आप डेफिनेशन को देखें, अ कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर ऑफ द साउंड्स यूज्ड इन स्पीच, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बेसिकली साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड एनी ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन अल्फाबेट, यानी जो अल्फाबेट का आपके पास सेट मौजूद है, उनका कोई भी एक सैंबल, क्योंकि A की एक शक्ल है जिसको हम सैंबल कहते हैं। अगर हम 26 लेटर्स की बात करें तो 26 लेटर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास वोल और एक है हमारे पास कॉन्सोनेंट। वोल साउंड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं जो इन्हीं से निकलते हैं। एक तो हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन इशू हो जाए कि हमारे बच्चे ज्यादातर इसको वोवेल पढ़ते हैं, तो वोवेल इज बेसिकली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको हम वोल पढ़ते हैं। वोल हमें पता है कि हमारे पास A E I O U, ये 5 लेटर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम वोल्स कहते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट लेटर कंसीडर करते हैं। हम साउंड की बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि फिर कुछ और लेटर्स भी हैं जो कि हमें वोल साउंड्स देते हैं, वो हम बात करेंगे जब हम साउंड्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो लेटर्स का बेसिकली दो ही ग्रुप्स हैं, वोल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोल्स 5 हैं, A E I O U, और कॉन्सोनेंट जो है आपके पास रिमेनिंग 21 है। नॉर्मली बच्चों को इंटरेस्टिंग खेल बताने के लिए मैं ये जरूर बात कहता हूं कि वोल्स को जब भी आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपकी टंग जो है वो आपके लोअर जॉ से चिपक जाती है। पढ़ के देखिए आप, तो आपको अंदाजा होगा कि A E I O U आपकी टंग मूव नहीं करती, जबकि कॉन्सोनेंट आप जब बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट में आपकी जो टंग जो है वो मूव करती है। तो ये थी कुछ लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग। लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम 2-3 लेटर्स को एक साथ लिखेंगे, जैसे अगर मैं P लिखूं, फिर मैं L लिखूं, फिर मैं A लिखूं और फिर मैं Y लिखूं, तो हम इसे पढ़ते हैं प्ले, जो कि एक वर्ड है। बिल्कुल ठीक, यानी हमने 4 लेटर्स को आपस में मिलाया और उन 4 लेटर्स को हमने आपस में मिलाकर उसे जब प्ले पढ़ा तो हमने उसे वर्ड का नाम दे दिया। इसी तरह अगर मैं PACK लिखूं तो हम इसे पैक पढ़ते हैं, इट्स अनदर वर्ड। यानी लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास वर्ड सामने आता है। लेकिन अगर आप ऊपर लाइन देखें डेफिनेशन की, तो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स
विद प्रॉपर साउंड। याद रखिएगा, वर्ड इटसेल्फ नथिंग, वर्ड खुद से कुछ नहीं है, वो लेटर का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन वो सिर्फ लेटर का कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी नहीं है। यानी लेटर का कॉम्बिनेशन होना भी काफी नहीं है कि अगर आपने लिख दिया ए बी और सी, ये भी तो लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम इसे वर्ड नहीं कहते, जबकि हम पी ए सी के को हम वर्ड कह रहे हैं, पी एल ए वाई को हम वर्ड कह रहे हैं, जी ओ अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसको भी वर्ड कह रहे हैं, लेकिन हम एबीसी को वर्ड नहीं कह रहे। रीजन, देयर इज नो प्रॉपर साउंड। अगर हम एबीसी को देखें तो एबीसी के कॉम्बिनेशन में प्रॉपर साउंड नहीं है, जबकि पैक, गो और प्ले में हमारे पास प्रॉपर साउंड है। और जब हम वर्ड साउंड की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ड के साउंड को सेलेबल कहा जाता है। यानी जो आप जैसे पैक कह रहे हैं तो ये एक सेलेबल है, गो सेलेबल है, प्ले सेलेबल है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर के पास अगर सेलेबल होगा तो वो वर्ड होगा। अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर में साउंड नहीं होगा, उस कॉम्बिनेशन में कुछ सेलेबल्स नहीं होंगे, तो फिर वो वर्ड नहीं कहलाएगा, दैट इज जस्ट कॉम्बिनेशन। एक तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि कॉम्बिनेशन होना काफी नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट ये डेफिनेशन करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड, तो वो गलत डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन में साउंड नहीं है तो फिर वो कॉम्बिनेशन किसी भी सूरत में लेटर ही कहलाएंगे, वो वर्ड नहीं कहला सकते। और अगर हम सेलेबल की बात करें तो यहां पे सेलेबल को मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, मोनोसेलेबल एंड मल्टी सेलेबल। यानी बाबा बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनमें से एक साउंड निकलता है, जैसे प्ले, जैसे गो, जैसे डू, जैसे लैम्प। अब ये वो हैं जो मोनोसेलेबल वर्ड्स हैं, जिनमें एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि मल्टी सेलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा साउंड मौजूद होते हैं, जैसे टेबल, जैसे वेजिटेबल, जैसे कंफर्टेबल, जैसे अपॉर्चुनिटी, जैसे प्रॉफिटेबल। तो ये तमाम वर्ड्स हैं, जैसे कि अरशद भी ले सकते हैं आप, कि ये वो वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा साउंड मौजूद है। तो इन वर्ड्स को हम मल्टी सेलेबल वर्ड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन होना काफी नहीं है, उस कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर साउंड होना बहुत जरूरी है। और वो साउंड दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मोनो हो सकते हैं या वो मल्टी हो सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको वर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि वर्ड क्या होते हैं। फर्दर वर्ड्स की कुछ मजीद डिस्कशन है जो कि हम मॉडर्न इंग्लिश में भी उसको डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि जो कुछ हमने पढ़ा आज उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सेंटेंस के साथ हाजिर होऊंगा। इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम सेंटेंस की बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, और बेसिक सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि बेसिक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह से हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज को प्रॉपर्ली आप फॉलो करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। Thank you again for watching this video. See you next video. Allah Hafiz.